जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 11th ऑफ नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अभी यूपीपीसीएस, बीपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बैच शुरू हो चुका है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। सो आज कौन से टॉपिक्स जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एशियन बुद्धिस्ट समिट, नेक्स्ट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन अर्बन इंडिया, थर्ड टॉपिक खारिफ क्रॉप के एस्टिमेट्स को रिकॉर्ड किया गया है, फोर्थ टॉपिक के अंदर जो शहरी क्षेत्र के अंदर आज की डेट में क्या आवश्यकता है क्लाइमेट रेजिलिएंट की। क्लाइमेट रेजिलिएंट समझते हो आप कि आज आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर बहुत तेजी से पड़ता जा रहा है। अब वो एक ऐसी चीज है कि जो कि हम एकदम क्विकली तो खत्म कर नहीं सकते, उसको लगेगा लंबा समय। तो हम ऐसी चीजें तैयार करें कि हम ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को झेल सकें, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट। वो और डिटेल में समझाऊंगा। फिर अल्ट्रासाउंड कैंसर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आइए एक एक करके टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एशियन बुद्धिस्ट समिट का। ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से जो है इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 इंटरनेशनल समिट हुई है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया की वैसे ये डोमिनेटिंग जो टॉपिक है वो पेपर 1 का है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन्होंने रिसेंटली जो है वो पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो न्यू दिल्ली में होस्ट किया है। और ये प्रयास था जिसके थ्रू जो है वो फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटीज जो है वो पूरे एशिया के अंदर आपस में बातचीत करें और यूनाइटेड रहें, एकजुट होकर रहें। इस समिट की थीम थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया के सुदृढ़ीकरण में बुद्ध धम्म की भूमिका। तो ये एशिया की कलेक्टिव इंक्लूसिव और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा है कि भगवान बुद्ध की टीचिंग से जो है वो क्या सीखने को मिल रहा है, उस पर फोकस करने पर बात कर रहा है। ये इवेंट के अंदर जो है वो काफी सारे संघ लीडर्स ने, स्कॉलर्स ने, प्रैक्टिशनर ने पूरे एशिया से पार्टिसिपेट किया। डिस्कशन किए कि आज की डेट में हमारी सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल के आधार पर ठीक किया जा सकता है। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो बुद्ध धर्म का ओरिजिन जो है वो 6th सेंचुरी बीसीई में हुआ था, जब सिद्धार्थ गौतम ने एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो है वो करी थी और फिर अपने विचारों को जो है वो शेयर करना शुरू किया। फिर महापरिनिर्वाण, आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं। ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आपने अगर बुद्धिज्म के टॉपिक को पढ़ा होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर तो ये टॉपिक का आंसर आपको मिल गया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना है। अब महापरिनिर्वाण के बाद हमें देखने को मिला कि इनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया। थेरावाड़, महायान और वज्रयान जैसे ट्रेडिशंस जब बने तो उसमें फिर हमें देखने को मिला कि अशोक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मौर्यन एम्परर अशोक, चंड अशोक के नाम से भी जिनको जाना जाता है, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। इन्होंने धम्म के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, राइट। ये चीज हमें देखने को मिलती है। शांति को प्रमोट किया धम्म के प्रिंसिपल के थ्रू, बट एक्चुअली इनका धम्म का प्रिंसिपल कुछ अलग था। जब आप जीएस की क्लासेस लोगे तब आपको डिटेल में पता लगेगा। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको जो है वो देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ, बताना ये स्टेटमेंट सही है क्या या गलत है। अशोक की धम्म नीति एक ऐसी नीति थी जिसके बाद जिसके बाद मौर्यन जो एम्पायर था वो पूरी तरह से टूट गया, या आप कह सकते हो कि मौर्यन एम्पायर जो था उसका डिक्लाइन हुआ अशोक की धम्म नीति के बाद। तो देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। धम्म नीति तो बहुत अच्छी नीति थी जो यूपीएससी भी प्रेस करती है, बट अशोक के जो सक्सेसर थे यानी कि उनके बच्चे, ग्रैंड चाइल्ड, वो इस धम्म नीति को यूज कैसे करना है वो समझ ही नहीं पाए। और धम्म नीति एक स्ट्रेटेजिक नीति थी, पता है। धम्म नीति शांति को प्रमोट नहीं करती थी, वो एक डिटरेंस पॉलिसी थी एक प्रकार से। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ये डिटरेंस पॉलिसी और ये पूरी चीजें। ये एक करंट अफेयर्स के लेक्चर में स्पेसिफिकली नहीं बताया जा सकता क्योंकि जनरल स्टडीज में इन डेप्थ इसकी तैयारी करवाई जाती है। अपने आप में ऑलमोस्ट 1 घंटे का पूरा टॉपिक है धम्म नीति के ऊपर ही बेस्ड, एटलीस्ट 40 मिनट का तो है ही।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म जो हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इंडिया के बियॉन्ड एक्सपैंड हुआ, राइट। और दो मेजर इसकी ब्रांचेस थी, एक नॉर्थ ब्रांच ईस्ट एशिया के अंदर और साउथ ब्रांच साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। फिर बुद्ध धर्म जो है वो अलग अलग जगह पर एशिया के जो है फैलना शुरू हुआ। बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो भी हमें देखने को मिला, जैसे सांची स्तूप है, अजंता केव्स है, राइट। इसने भी कनेक्शन बनाया, कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई। बुद्ध चरिका या बुद्ध चक्र के बारे में बात करें या फिर बुद्ध की जो नोबल जर्नी थी वो बता दी किस प्रकार से पूरे इंडिया में उनने टीचिंग जो है वो अपनी स्प्रेड करी, लोगों को इम्पैक्ट किया, राइट। गौतम बुद्ध, अरे बहुत फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में पढ़ के मजा आ जाता है कि एक ऐसा सिंपल एक व्यक्ति जिसके पास पूरी लग्जरी चीजें हैं, हर एक चीज जो वो चाहे वो उसके सामने खड़ी है, उसने अगर सोच लिया रोल्स रॉयस चाहिए तो वो मिल जाएगी उसको। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी लग्जरियस लाइफ जो है वो छोड़कर रास्ते पे निकल गया। सोचो आप, एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा भी आया था कि खाना पीना त्याग दिया था और बेहोश होकर पानी में गिर गए थे, नदी में मरने वाले थे, उनके दोस्तों ने उनको बचा लिया था। बहुत है। बिंबिसार, बिंबिसार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिंबिसार राजा था। वो राजा जो था वो उनके फ्रेंड का जो है वो मतलब उनके गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की बात करें, सिद्धार्थ जो है उनके पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त था वो राजा। तो उस राजा ने जो है वो बोला सिद्धार्थ को कि यार तुम गद्दी संभालो, यार तुम क्या कर रहे हो, ये पूरी गद्दी लो, चलो आओ बैठो गद्दी पे, राजा बनो। मना कर दिया। और बिंबिसार को बोला कि मैं आऊंगा पलट के तुमसे मिलने, रुको अभी तुम, एक दिन जरूर आऊंगा तुम्हारे एम्पायर में तुमसे मिलने। और जब वो भगवान बुद्ध बने तो वो गए, और जब गए तो बिंबिसार ने कदम चूम लिए उनके, कि गजब यार, मानना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो उन्होंने डेवलप करी, उनकी टीचिंग्स सुन के मजा आ जाता है। एनीवेज, बुद्ध के रेलिक्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके जो अवशेष हैं, तो बुद्ध की टीचिंग का भी एक सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए ध्यान और भक्ति को प्रेरित करते हैं। इन्होंने पिलग्रिम्स और टूरिस्ट यानी कि पर्यटक और तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया, लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट किया, शांति को कम्युनिटीज के बीच में प्रमोट किया। बुद्ध धर्म का फोकस जो है वो किसके ऊपर है? कंपैशन और इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर, करुणा और परस्पर जुड़ाव पर। ये साइंटिफिक रिसर्च जो है के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। धर्म टीचिंग को जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के साथ इंटीग्रेट किया गया, राइट। किस पर्पस के लिए? सभी के कल्याण के लिए। बुद्ध के टेक्स्ट जो है वो हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो, मतलब ये जो मानव अस्तित्व जो है और वास्तविकता जो है, इसमें कालालित अंतर्दृष्टि प्रदान जो है वो कराते हैं, यानी कि टाइमलेस, कि भाई कितने भी टाइम पीरियड निकल जाए बट बुद्ध के टेक्स्ट में ऐसी चीजें मेंशन्ड है जो कि सिखाती है कि किस प्रकार से आपको एथिकल जीवन जो है वो जीना है, राइट, नैतिक जीवन जीना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं कि आज की डेट में है वो क्या रेलिवेंस है बुद्ध की टीचिंग का, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आइडेंटिफाई किया है बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट को स्वच्छ दर्शन स्कीम के तहत, राइट। इसमें डेवलप किया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट साइट्स है बुद्धिज्म की, जैसे कि कपिल वस्तु। पूरे दुनिया भर में बुद्धिस्ट समिट और कॉन्फ्रेंसेस होती है, 2023 की बुद्धिस्ट समिट और 2022-23 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को जो है वो जोड़कर रखती है आपस में कम्युनिटीज के बीच में। 2024 सिंपोजियम बैंकॉक में हम लोग को देखने को मिला था विपासना मेडिटेशन के ऊपर, जिसको को होस्ट किया था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा। इसके अंदर मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको प्रमोट किया गया। पाली को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट किया गया। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में ही हम लोग को देखने को मिला कि पाली जो है, जिसका उपयोग भगवान बुद्ध करते थे अपनी टीचिंग्स में, तो उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया एज अ क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर। इंटरनेशनल अभिधम दिवस ये भी मनाया जाता है अक्टूबर 2024 में। बुद्धिस्ट की टीचिंग जो है उसको हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, एशियन बुद्धिस्ट समिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? तो इससे डिप्लोमेटिक रिलेशन और मजबूत होंगे एशियन कंट्रीज के बीच में। इंडिया की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसी के साथ ये लिंक्ड है।
और कल्चरल हेरिटेज को एज अ डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर हम यूज करते हैं, मतलब कि आपस में कंट्रीज के बीच में बात करने के लिए हम लोग कल्चरल हेरिटेज का उपयोग जो है वो करते हैं। शांति को और कंपैशन यानी कि करुणा को जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि दुनिया भर में शांति बरकरार रहे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये वाला टॉपिक मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है। आप जानते हो कि आज की डेट में जो है वो शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, भूजल जो है उसकी कमी हो रही है। तो अगेन फिर से एक रीसेंट स्टडी, डिटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक एट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड डिप्लीशन इन इंडिया, इसने जांच जो है वो करी है कि सीवियर इम्पैक्ट जो है वो अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे पड़ रहा है 5 राज्यों में। तो आप जानते ही हैं कि भाई जहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण हमें देखने को मिलेगा, शहरीकरण देखने को मिलेगा, वहां पर भूजल की समस्या तो होगी, क्योंकि एक्सेस मात्रा में हम जो है वो नॉन सस्टेनेबल तरीके से जो है वो भूजल का को जो है वो निकाल रहे हैं, राइट। तो ये हाइड्रोलॉजी जर्नल में पब्लिश होती है स्टडी, जिसने एनालाइज किया एक डेटा 2003 से लेकर 2020 का, और उसने ये चीज बताई कि भाई ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। और ये बात आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल पर फोकस किया गया है कि यहाँ पर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। तो क्या फाइंडिंग्स हुई है वो सब चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेनली पता होना चाहिए इन राज्यों के बेसिकली नाम। और ये हॉटस्पॉट वगैरह याद रखने की, आंकड़े याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, चीज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। फिर अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कारण है जिसके चलते ये ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमने बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को बढ़ा दिया है, राइट, काफी तेजी से। और इसके कारण से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। कॉन्क्रीट सड़कें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, पानी जो बारिश का भी होता है वो भी नीचे नहीं जा पाता, यानी कि प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है। यस, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रियल जो वाटर का उपयोग जो है वो भी बहुत तेजी से जो है वो होता है, राइट। इंडस्ट्रीज बहुत पानी का उपयोग जो है वो करती हैं, तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर के ऊपर हम रिलाय करते हैं, सिंचाई के लिए, राइट। प्रॉपर तरीके से संरक्षण की प्रैक्टिसेस हम लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ग्राउंड वाटर अगर खत्म होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएंगी, शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या आएगी, एनवायरमेंट में और हेल्थ में रिस्क जो है वो बढ़ेगा, राइट। जैव विविधता को नुकसान जो है वो पहुंचेगा, काफी सारे वेटलैंड्स इंपैक्ट होंगे। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, नेशनल वाटर पॉलिसी, अटल भूजल योजना, ये सब पानी के संरक्षण के लिए स्कीम है। नेशनल एक्यूफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये फोकस करती है कि पानी का उपयोग जो है वो सतत तरीके से करें हम लोग, और एफिशिएंट तरीके से करें। अब चैलेंजेस हम लोग को इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने बोरवेल जो है वो का उपयोग करना शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर, जिससे कि बहुत पानी वेस्टेज हुआ, बहुत पानी निकाला गया, जिसकी जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे कई ज्यादा पानी जो है वो हमने निकाल दिया। अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, तो पहले तो डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम को एड्रेस करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, कम्युनिटी के बीच में अवेयरनेस होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस हम लोग स्ट्रिक्ट बनाएं, जिससे कि लिमिटेड लोग जो है वो पानी का उपयोग जो है वो करें, या फिर जितनी नीड है सिर्फ उतना ही उपयोग जो है वो करें, अननेसेसरली वेस्टेज जो है वो ना किया जाए। तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था, इसमें कुछ याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है। अब देखो, ये भी एक आर्टिकल है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, और पेपर 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक आप कह सकते हो कि खारिफ क्रॉप का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिलीज किया है पहला एडवांस एस्टीमेट मेजर खारिफ क्रॉप का 2024-2025 के लिए। इसमें ये लोग ये बोल रहे हैं कि फूड ग्रेन और ऑयल सीड प्रोडक्शन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो ये अच्छी चीज है, हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो प्रोडक्शन हुआ है, ईल्ड जो हम लोग को देखने को मिली है, उसमें राइस, मेज, ग्राउंडनट में ईल्ड हुई है अच्छी खासी। और डिजिटल क्रॉप सर्वे हम लोग को डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत देखने को मिला, जिसका उपयोग जो है वो किया गया था मेजर स्टेट्स में एस्टीमेट करने के लिए। टोटल खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024-2025 के लिए 1647.05 मेट्रिक टन का हम लोग को जो है वो देखने को मिला, और ये बेसिकली इंक्रीज हुआ है 89.37 से, राइट। तो ये आंकड़े आपको याद रखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करें। डिजिटल क्रॉप सर्वे हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा में हुआ।
ठीक है। पहले एक गिरदावारी मेथड हुआ करता था, मैनुअल हुआ करता था, अब हमने डिजिटल मेथड का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कितना प्रोडक्शन हुआ ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि पहले के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हम लोग को जो है वो देखने को मिला है। अब इस प्रकार से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो हम लोग को देखने को मिला है, जिसके थ्रू हर एक चीज़ डिजिटलाइज़ की जा रही है, उसका क्या महत्व है? तो पहली चीज़ तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चर को हमें मॉडर्नाइज़ करना है। डेटा का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि प्रॉपर डेटा होगा तो उस अकॉर्डिंग प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाएगी। एग्री स्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिजिटल ग्रीन क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। एग्री स्टैक कुछ नहीं होता, एग्री स्टैक का मतलब होता है बेसिकली एक डेटा, एक सेट ऑफ कंप्लीट डेटा जो पूरे इंडिया के लिए हो, यानी कि आप बोल सकते हो एक डेटा है पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये फार्मर की रजिस्ट्री या रिपोजिटरी भी है, उसको कहा जाता है। जियो रेफरेंस विलेज मैप्स इसमें होते हैं, क्रॉप जोन रजिस्ट्री होती है, यानी कि सब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी कंप्लीट डेटा होता है वो एक जगह पर रख दिया गया, उसको बोलते हैं एग्री स्टैक। ठीक है। फिर कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस, इसके अंदर सॉइल, वेदर, वाटर, क्रॉप के डेटा हम लोग को रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सपोर्ट के लिए होते हैं, जो फार्मर्स को हेल्प करते हैं कि उनको चॉइसेस जो है वो मिल सके कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कैसे उनको डील करना है। सॉइल प्रोफाइल को हमने मैप किया हुआ है, बताया हुआ है कि कहाँ पर कौन सी किस टाइप की जो है वो सॉइल है। फिर डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है, प्रॉपर तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, अब इसके फायदे हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? तो पहली चीज तो फूड सिक्योरिटी, प्रॉपर डेटा होगा तो आप प्रॉपर पॉलिसी बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बेहतर होगा, तो फूड सिक्योरिटी होगी, अच्छी इनकम होगी किसानों की, हमारी जीडीपी में इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। प्रॉपर तरीके से पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बना सकेंगे अगर प्रॉपर डेटा होगा तो, और प्रॉपर डेटा होगा तो फार्मर्स को भी बेटर सपोर्ट मिलेगा। यस, एडवांटेज इसके काफी सारे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऑनलाइन होने के कारण एफिशिएंट होगी पूरी चीजें। प्रॉपर डेटा होगा तो आने वाले समय के डिजास्टर को हम लोग जो है वो रोक सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट इससे जो है वो जनरेट होगी, राइट, काफी सारे लोगों की, फार्मर्स को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट जो है वो मिलेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डिजास्टर का इशू हम लोग को देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा, क्लाइमेट चेंज भी डिजास्टर की कैटेगरी में है। तो आपको ऑलरेडी पता है जलवायु परिवर्तन के कारण कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, और इस क्लाइमेट चेंज को हम लोग एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम स्थिति ठीक होने में, अगर हमने सही तरीके से प्रयास किए तो। बट अभी क्या करें, अभी तो जीना है, अभी तो सिचुएशन संभालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं जिससे कि हम क्लाइमेट को झेल सकें। उसको खत्म तो कर नहीं सकते उस प्रॉब्लम को, तो आप उस प्रॉब्लम को झेलने लायक अपने आप को मजबूत बना लो। तो वही है। रीसेंट रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024। इसने हाईलाइट किया कि सीवियर क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2024 तक अर्बन एरियाज में 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो लगभग 2 बिलियन लोगों को जो है वो फ्लड, एक्सट्रीम वेदर और इंक्रीज टेम्परेचर के रिस्क में जो है वो झोंक देगी। बहुत बुरी तरह से मैनेज जो है वो की जा रही है चीज़ों को, इसके कारण से ग्रीन स्पेसेस खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जंगल काट-काट कर वहाँ पर बिल्डिंग्स जो है वो बना रहे हैं। अर्बन ग्रीन कवर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है, राइट? तो वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 में क्या-क्या बताया गया, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2040 तक बढ़ जाएगा, राइट? 2 बिलियन लोग अफेक्ट होंगे शहर में रहने वाले। 14% सिटीज जो हैं ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी ड्राई हो जाएगा टेम्परेचर राइज़ होने के कारण, और 900 सिटीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है लगभग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज़ में। 2000 से भी ज़्यादा सिटीज़ जो है, जो कि सी लेवल से 5 मीटर अबव हम लोग को देखने को मिल रही है, उससे कम है। तो यहाँ पर सी लेवल जो है वो राइज़ हो सकता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान देखने को मिल सकते हैं, और जो 1.4 बिलियन लोगों को जो है वो अफ़ेक्ट करेगा। फिर अर्बन एरियाज़ जो है, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत तेज़ी से कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर फ्लड और साइक्लोन जैसी इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेंगे। सिटीज़ जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन बहुत होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, राइट? वेस्ट हम लोग बहुत तेज़ी से जनरेट करते हैं, लैंड यूज़ चेंजेस यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की रेट में 4.5 से 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर हर साल लगाने की आवश्यकता है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, बट आज की रेट में हम सिर्फ 831 बिलियन यूएस डॉलर ही सिर्फ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, मतलब कि किसका, इन्वेस्टमेंट का।
फिर बहुत तेजी से अर्बन एरियाज एक्सपेंड हो रहे हैं जिसमें हम लोग पेड़ पौधों को काफी तेजी से काट रहे हैं, ग्रीन स्पेसेस काफी तेजी से घटता जा रहा है, ग्रीन स्पेस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है एनवायरमेंट और सोशल चैलेंजेस के कारण, एयर क्वालिटी इंपैक्ट हो रही है, हीट बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। वल्नरेबल कम्युनिटीज को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, राइट। जैसे कि इनफॉर्मल सेटलमेंट, जो लोग झुग्गी बस्ती में जो है वो रहते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, राइट। सबसे ज्यादा रिस्क में वो लोग रहेंगे, राइट। ये सब कम्युनिटीज ग्रीन सर्टिफिक ग्रीन जेंट्रिफिकेशन आई है, तो क्लाइमेट मेजर्स जैसे कि पार्क क्रिएट करना, राइट। कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि इसके कारण ग्रीन जेंट्रिफिकेशन हो जाता है जहां पर प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो राइज होती है और वो लोअर इनकम कम्युनिटीज को वहां से हटना पड़ता है, और इससे इनइक्वालिटी काफी तेजी से बढ़ जाती है। मतलब कि अब देखते होंगे ना, लोग बाग कहीं पर अपना बसेरा जो है वो बसाकर बैठ जाते हैं, राइट। आसपास ग्रीनरी स्पेस भी होती है तो उसको भी काट दिया जाता है और इन लोग को भी हटा दिया जाता है, राइट, अतिक्रमण को, और फिर वहां पर फिर मॉल वगैरह बना दिए जाते हैं, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो सिटीज 71 से 76% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का कंट्रीब्यूशन करती हैं, राइट। इंडस्ट्रीज के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, रेसिडेंशियल एरियाज के कारण हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, हीटिंग कूलिंग की नीड्स जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को अर्बन एरियाज में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फॉसल फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये सब मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। और हम बहुत तेजी से जो शहरीकरण कर रहे हैं ना, तो बताया जा रहा है कि ये ट्रिपल हो जाएगा 2050 तक, और इसके कारण से और ज्यादा पेड़ पौधे काटे जाएंगे, और ज्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन होगा, धरती की कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी पेड़ पौधे कटने के कारण। मीथेन एमिशन जो हो रहा है, जो वेस्ट से जो रिलीज हो रहा है, तो उसके कारण और बुरी स्थिति जो है हो जाएगी। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से और भी ज्यादा घातक है मीथेन, ठीक है। हीट वेव्स और कोस्टल फ्लड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, वाइल्ड फायर का रिस्क तो है ही आज की डेट में, और ड्राई एनवायरमेंट के कारण और बढ़ जाएगा। इंडिया के क्या इनिशिएटिव है, तो इंडिया ने स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आई जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल और रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अमृत मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके तहत क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि फेम स्कीम एक हम लोग को देखने को मिलती है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन सब स्कीम्स वगैरह के थ्रू हम लोग ट्रांजिशन पर फोकस कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांजिट करते हैं, जिससे कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो रिलीज हो। तो सबसे पहले तो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना है, ग्रीन एनर्जी पर ट्रांजिट करना है, फंडिंग की प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है, अर्बन एरियाज में और ज्यादा पेड़ पौधे लगाने जिससे कि कार्बन सिंक हम लोग बना सकें, सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना है, जैसे कि 4R 5R उस पे स्ट्रेटजीज पे, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन लोकलाइज रखना है, लोकल गवर्नमेंट जो है जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज वगैरह जो है ये कम्युनिटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिसेस कंडक्ट कराएं जो सस्टेनेबल हो और जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। यस, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अल्ट्रासाउंड कैंसर डिटेक्शन टेक्निक की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना। ये टॉपिक आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और इसके 80% ज्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक आएगा। एक नई अल्ट्रासाउंड टेक्निक जो है वो डेवलप की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके थ्रू कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसमें बहुत ही कम बताया जा रहा है कि इन्वेजिवनेस होगी, जो कि ट्रेडिशनल बायोप्सीज में हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है यार, रेडिएशंस वगैरह बॉडी के अंदर आते हैं तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमारे काफी सारे हेल्दी सेल्स जो है वो खराब हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, राइट, या ऑल्टर हो जाते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए एक नई अल्ट्रासाउंड टेक्निक जो है वो डेवलप हुई है। ये टेक्निक जो है वो काम करती है, जो रिलीज करेगी बायोमार्कर्स जैसे कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स को टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये कैंसर डिटेक्ट जो है वो करेगी सिंपलर तरीके से, और ये काफी अफोर्डेबल प्रैक्टिस होने वाली है। अब कैंसर क्या होता है मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई पर्टिकुलर सेल जब अनकंट्रोलेबली ग्रो कर जाता है, जिसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, यानी कि कोई सेल जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया है या एबनॉर्मली ग्रो कर गया, राइट, और दूसरी जगह पे फैल रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो होता है कैंसर। ये डेवलप करता है जब एक नॉर्मल सेल ग्रो कर रहा है और वो डिवीजन, उसका डिवीजन माल फंक्शन हो गया, यानी कि वो अनलिमिटेड टाइम्स में ग्रो कर रहा है, यानी उसकी ग्रोथ की लिमिट नहीं है, तो इसके कारण ये एबनॉर्मल सेल फॉर्मेशन होने लगता है, और जिसके कारण ट्यूमर बन जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। अब कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्सिनोमा, ये फैक्ट ध्यान में रखना, सार्कोमा, ल्यूकमिया,
और लिम्फोमा। पहले बात करें कार्सिनोमा, तो ये ओरिजिनेट करता है एपिथेलियल सेल में, जैसे कि स्किन में या फिर ग्लैंड सेल में, ग्लैंड्स होते हैं ना हमारे, तो वहां पर ये बन जाता है। इसमें लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है इसमें कार्सिनोमा में। सार्कोमा की बात करें तो ये बोन्स में या सॉफ्ट टिश्यूज में आता है, जैसे कि मसल या फैट में हो जाता है। ल्यूकमिया की बात करें तो ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज को अफेक्ट करता है, राइट। और इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स है वो एबनॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। फिर लिम्फोमा के बारे में बात करें तो ये इम्यून सेल्स में शुरू होता है, जैसे कि लिम्फाइट्स। मेन टाइप्स इसके हम लोग को हॉकिंग या फिर नॉन हॉकिंग लिम्फोमा हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक मल्टीपल माइलोमा हम लोग को देखने को मिलता है। ये कैंसर होता है प्लाज्मा सेल का, बोन मैरो में होता है। फिर मेलेनोमा, मेलेनोमा जो है वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स में जो है वो स्टार्ट होता है, और जो बेसिकली स्किन को जो है वो कॉमनली अफेक्ट करता है, और ये बिल्कुल सेम इसी तरीके का होता है कार्सिनोमा की तरह, वो भी स्किन का ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, अब क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में देखने को मिलता है। अगर देखो, नॉर्मल सेल जो है वो ग्रो करता है जब उसको कोई ग्रोथ का सिग्नल रिसीव होता है, बट कैंसर सेल जो है वो अपने आप ग्रो करने लगता है, उसको सिग्नल मिले ना मिले वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। नॉर्मल सेल जो है वो उसको सिग्नल मिलता है कि भाई अब उसको डिवाइड नहीं होना, अब उसको स्टॉप हो जाना है, यानी कि अब आप बड़े हो गए, अब आप रुक जाओ, राइट। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो नॉर्मल सेल ऑटोमेटिकली डाई हो जाता है, राइट। डेड स्किन जैसे हम लोग को देखने को मिलती है ना कि निकलती है, तो वो डेड हो गया, डाई हो गया। और कैंसर सेल जो है वो इग्नोर करता है सिग्नल को और कंटिन्यू होने लगता है, डिवाइड होने लगता है, यानी कि बड़ा होने लगता है। नॉर्मल सेल को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट किया जा सकता है इम्यून सिस्टम के द्वारा अगर वो डैमेज हो गया, बट कैंसर सेल जो है वो इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर नॉर्मल सेल जो है वो मेंटेन करता है कि एक स्टेबल उसके क्रोमोसोम्स हो, बट कैंसर सेल जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को अपने पास इकट्ठा कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, और इसमें डुप्लीकेशन और डिलीशन दोनों इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पहली चीज तो कुछ बायोप्सीज में हम लोग को कुछ चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है कैंसर डिटेक्शन का, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाता है टिश्यू को या सेल को सस्पेक्टेड एरिया से, जो कि काफी पेनफुल होता है और काफी रिस्क इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि उस पर्टिकुलर जो कैंसर के जो सेल है, एबनॉर्मल सेल है, उसको निकाला जाता है या उसको डैमेज किया जाता है। उस दौरान जो है वो काफी सारे हेल्दी सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। अब जो अल्ट्रासाउंड अप्रोच जो इनोवेटिव लाई गई है, तो स्टडी ने रिवील किया कि एक हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड जो है वो, ये बेसिकली एक छोटे पीस ऑफ कैंसरस टिश्यू को निकाला जाएगा और फिर उसको रहे वो ब्लड स्ट्रीम में एज अ ड्रॉपलेट के तौर पर रिलीज कर दिया जाएगा। इस मेथड से हम लोग को देखने को मिलेगा कि ब्लड के सैंपल जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कैंसर टाइप सेल्स को और उसके म्यूटेशंस को, जो कि आज की डेट में ब्लड सैंपल से आइडेंटिफाई नहीं किए जा रहे थे। तो पहले उसके कुछ पार्ट को निकाला जाएगा, फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में जो है फ्लो किया जाएगा, जिससे कि उसको डिटेक्ट किया जा सके। अब ये अल्ट्रासाउंड मेथड जो है वो नॉन इन्वेजिव हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि गैर आक्रामक है, इससे हेल्दी सेल्स जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। अल्ट्रासाउंड मेडिसिन की एप्लीकेशन की बात करें तो इसको फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड होता है, राइट, प्रेगनेंसी के समय पर। इंटरनल टिश्यूज को भी डिटेक्ट कर सकता है ये अल्ट्रासाउंड मेथड। ये मेडिकल प्रोसीजर्स में गाइड करने के उपयोग में भी किया जाता है, और ये ब्लड के फ्लो को भी इवेल्युएट करता है आर्टरीज और वेन्स में, जैसे कि कहीं पर अगर क्लॉट है या फिर वेन्स में ब्लॉकेजेस है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है, तो उसको भी ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेता है। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हम लोग को देखने को मिलता है। रिसर्च टीम ने डिटेक्ट किया कि सिंगल कैंसर सेल जो ब्लड के सैंपल्स में देखने को मिलता है, तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो हम उसको वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको निकाल सकते हैं। और टेक्निक जो है वो एस्टिमेट की गई है 100 टाइम्स सस्ती दूसरे कैंसर सेल डिटेक्शन टेस्ट के कंपैरिजन में, राइट, जो कि $100 तक कॉस्ट करती है, और ये काफी सस्ती है। रिसर्चर्स एम यही कर रहे हैं कि इस टेक्निक को जो है वो कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, मिलेनोमा जो टाइप है कैंसर का, उसमें भी यूज जो है वो किया जाए। क्लिनिकल ट्रायल्स में फेवरेबल रिजल्ट से रेगुलेटरी अप्रूवल और कमर्शियल अवेलेबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो पाएगी लगभग 5 सालों में। और एक्यूरेसी के लिए लार्ज स्केल ट्रायल्स की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। अलग अलग प्रकार के कैंसर टाइप्स और हेल्दी इंडिविजुअल्स को जो है वो टेस्ट किया जाएगा अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग के लिए। एफोर्डेबल कैंसर स्क्रीनिंग मेथड की डिमांड आज की डेट में बढ़ती जा रही है, और ये एक अच्छा हम लोग को ऑल्टरनेटिव जो है वो देखने को मिलेगा। और अल्ट्रासाउंड
टेक्निक जो है वो प्रॉमिस करती है कि वो बिल्कुल भी कष्टदायी नहीं है, यानी कि आक्रमण नहीं करेगी, बॉडी के हेल्दी सेल्स को वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें कैंसर के टाइप्स कौन से ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और अल्ट्रासाउंड का भी आपको पता रखिए कि अल्ट्रासाउंड की मदद से कैंसर को हम डिटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। देशबंधु चितरंजन दास, CR दास जिनको हम लोग जो है वो बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, CR दास जो है उन्होंने फेम जो है वो गेन किया था एज अ बैरिस्टर के तौर पर, और इन्होंने औरबिंदो घोष को जो है वो डिफीट किया था अलीपुर बॉम्ब केस में 1908 के। तो अलीपुर बॉम्ब केस आज ही अलीपुर बॉम्ब केस के बारे में जो है वो आप पढ़ेंगे, ये आपका एक छोटा सा टास्क है। नेक्स्ट, दास जो है उन्होंने को फाउंड किया था स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू जी के साथ 1923 में, और इन्होंने स्ट्रेटेजीज जो है वो अडॉप्ट करी थी जिसको नॉन कॉपरेशन फ्रॉम विद इन द काउंसिल्स कहते हैं, क्योंकि काउंसिल में इनको एंट्री जो है वो चाहिए थी वाइस रॉय की। ये नॉन ऑफिशियल कमेटी के एक पार्ट थे गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी के साथ, और इन्होंने जलियनवाला बाग के हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट भी किया था। तो CR दास जी से रिलेटेड ये फैक्ट था, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बालफोर डिक्लेरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। बालफोर डिक्लेरेशन जो है इसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया नेशनल होम फॉर जूइश पीपल को पैलेस्टीन के अंदर, राइट। बालफोर डिक्लेरेशन, ये इजराइल पैलेस्टीन का जो मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है ना, वो बालफोर डिक्लेरेशन का इनिशियल पॉइंट है वो। उसी के थ्रू ज्यूज लोगों को यहाँ पर इजराइल के क्षेत्र में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ये डिक्लेरेशन जो है ये बेसिकली ब्रिटिश का जो कमिटमेंट था मैकमोहन ह्यूसन करस्पॉन्डेंस में, उससे पहले था। इसने प्रॉमिस किया था कि एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट को वो सपोर्ट करेंगे। ब्रिटेन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जूइश कम्युनिटीज जो यूएसए के अंदर, रशिया के अंदर है, उनको इन्फ्लुएंस करना और अलाइड पावर से उनको सपोर्ट मिले। बट एक्चुअल में रियलिटी में बालफोर डिक्लेरेशन की आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ ये था कि जो जूइश लोग जो थे उनको ये दूर करना चाह रहे थे यूके के लोग, कि भाई वो कहीं और दूसरी जगह जाकर सेटल हो, तो इसलिए उनको वहां पर सेटल करवाया गया था। तो मिडिल ईस्ट के इशू से रिलेटेड ये टॉपिक है बालफोर डिक्लेरेशन का, ट्राई करिएगा, मेंस का क्वेश्चन है, 120 वर्ड में आंसर देने की। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।